हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युंगजुन सेक्रेटरी किम से बोलता है कि तुम्हें अपने पास्ट के पीछे इस तरह से नहीं भागना चाहिए, और उसकी इस जिद को देखकर युंगजुन भी मान जाता है। बाद में सेक्रेटरी किम ये जानना चाहती थी कि आखिर उस वक्त युंगजुन ने उसे धक्का क्यों दिया था, लेकिन युंगजुन सही से उसे कुछ बता नहीं पाता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की फीलिंग्स ही एक दूसरे के लिए और डेवलप होने लग गई थी, और अब तो मीसो को भी धीरे धीरे लगने लगा था कि वो युंगजुन को सच में पसंद करती है। इसी तरह से वो युंगजुन के मैसेज का इंतजार करते, और दूसरी तरफ युंगजुन भी बार बार उसी के मैसेज का इंतजार करता। इस वजह से इनके ऑफिस के लोगों को भी लग रहा था कि मीसो का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर है। आगे युंगजुन सेक्रेटरी किम को बोलता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे घर पर एक बड़ा सा सरप्राइज है। ये सुन के सेक्रेटरी किम बहुत ही खुश थी। वो ऊपर से बोलती है कि आज उसे इतने अच्छे से तैयार नहीं होना, लेकिन जिस तरह से वो तैयार हो रही थी वो अंदाज कुछ अलग ही था। आगे युंगजुन भी सेक्रेटरी किम को देखते रह जाता है और उसे पहली बार कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। लेकिन इधर युंगजुन ने एक गड़बड़ कर दी थी। उसने सेक्रेटरी किम को खुश करने के लिए जितना मीट मंगवाया था वो सारा का सारा जला दिया था, और आखिर में इन्हें पिज्जा से ही काम चलाना पड़ता है। उसके बाद में पिज्जा खाते वक्त इन दोनों के बीच में फिर से एक मोमेंट आता है, लेकिन जैसे युंगजुन उसे किस करने वाला था उसे अपना फोबिया दोबारा से याद आ जाता है और वो उसे किस नहीं कर पाता। लेकिन सेक्रेटरी किम इस बार बहुत ही काम थी और वो सिर्फ इतना बोलती है कि इस बार आप मुझे कौन सी डायरेक्शन में धक्का देने वाले थे। और इन दोनों के बीच में ये बातें चल ही रही थी कि कबाब में हड्डी बनकर मिस्टर पार्क वहाँ पर आ जाते हैं, और उन्हें वहाँ पर देख के युंगजुन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और सेक्रेटरी किम भी वहाँ से एम्बेरेस होकर चली जाती है। आगे सेक्रेटरी किम मिस्टर पार्क से युंगजुन के स्कार के बारे में पूछती है, तो मिस्टर पार्क उसे बताते हैं कि ऐसा निशान उनके दोनों पैरों पर है। और मिस्टर पार्क बोलते हैं कि ऐसा निशान तब पड़ता है जब किसी पर्सन को बहुत ही लंबे समय तक किसी चीज से बांध कर रखा जाए। सेक्रेटरी किम के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर युंगजुन के पैरों पर ये निशान कैसे आया, और तभी वहाँ पर युंगजुन भी आ जाता है। और सेक्रेटरी किम का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे लगता है कि सेक्रेटरी किम कहीं यही तो नहीं सोच रही कि मैं उसे कल किस नहीं कर पाया। उसे ये पता होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये फोबिया है और इससे मैं जल्दी से उबर नहीं पा रहा। अब युंगजुन जैसा इंसान कोई काम ना कर पाए वो उसके लिए कितने बड़े एम्बेरसमेंट की बात हो सकती है, और वो बार बार यही सोचता है कि आखिर सेक्रेटरी किम के सामने कैसे वो इस चीज़ को जस्टिफाई करे, और वो उसे मैसेज से बताने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं बता पाता। अब वर्कशॉप के दौरान जो कंपटीशन हुआ था उसमें नई सेक्रेटरी और मिस्टर को जीत गए थे, और बाद में जब सेक्रेटरी की मिस्टर को टैबलेट देती है तो उनका यही कहना था कि देखो 3 रिबन में से तुमने सिर्फ 1 रिबन ढूंढा, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है कि हम दोनों को बराबर प्राइज मिले। उस हिसाब से मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन ठीक है मैंने तुम पर एहसान किया, लेकिन तुम एक बात याद रखना, गलती से भी किसी को ये मत बताना कि मेरे पास एक कोट है। और यहीं वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, बाद में उसे बोलता है कि तुम मेरे वाले मकान के पास कब शिफ्ट होने वाली हो, क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हारे पास खाना बच जाए तो तुम वो मुझे दे के जा सकती हो, ताकि फूड की कोई वेस्टेज ना हो और मेरा सारा खर्चा बच जाए। और उसकी ऐसी बकवास को सुन के नई सेक्रेटरी पूरी तरह से उस पर गुस्सा हो जाती है। अब सेक्रेटरी किम से मिलने के बाद सियोंगजुन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ गई थी, और वो अपनी माँ को बोलता है कि जिस वक्त मेरा किडनैप हुआ था उस वक्त उस डरावनी सी जगह में मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ किम मिसो भी थी। और ये सब सुन के तो उसकी माँ भी बहुत हैरान होती है। आगे युंगजुन की माँ सेक्रेटरी किम को अपने घर पर बुलाती है ताकि उस किडनैपिंग इंसिडेंट के बारे में मिसो से कुछ और पूछा जा सके। और किम मिसो ने बताती है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी और ठंडी थी, और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पर एक लड़का भी था। वैसे तो वो लड़का खुद डरा हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो उसने मुझे कंफर्ट दिया। आगे वो बोलती है कि बाद में वो लड़का खुद मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया, और उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। आगे युंगजुन की माँ बोलती है, क्या सच में उस रूम में बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि मेरा बेटा ठंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आगे युंगजुन की माँ बोलती है, मुझे आज तक उस बात का दुख है, और उस इंसिडेंट के बाद हमारा परिवार कभी भी वैसा नहीं हो सका जैसा वो पहले था, और उन दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी हद से ज़्यादा बढ़ गई।
आगे जब सियोंगजुन सेक्रेटरी किम को छोड़ने आता है तो उसे पता लगता है कि सियोंगजुन तो विंटर के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। इस बात से सेक्रेटरी किम को बहुत ही हैरानी होती है और उसे लगता है कि कहीं किडनैप सियोंगजुन की बजाय युंगजुन का तो नहीं हुआ था। इसके बाद हमें दिखाते हैं युंगजुन को जो वही मीसो की डायरी पढ़ रहा था और तभी हमें कुछ मीसो के मेमोरीज के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहां पर छोटी सी मीसो उस लड़के से बोलती है कि ओपा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और वो लड़का बोलता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उसी से शादी करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन छोटी मीसो कहती है कि फिर तो मैं आपके साथ ही बड़ी होंगी और अभी के अभी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे से शादी करेंगे, और वो लड़का उससे प्रॉमिस करता है। अब युंगजुन ये डायरी पढ़ ही रहा था कि उसका भाई बोलता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे छोड़ दो, और इस तरह से उन दोनों के बीच में फिर से कहासुनी हो जाती है। आगे एक अच्छे दोस्त की तरह मिस्टर पार्क युंगजुन को बोलते हैं कि अगर तुम मीसो को डेट करना चाहते हो तो तुम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, तुम जो भी उससे छुपा रहे हो जल्द से जल्द उसे बता दो। मीसो के बचपन का ट्रॉमा अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि तभी उसके पास युंगजुन का मैसेज आता है जो उसके घर के बाहर केवल उसी का इंतजार कर रहा था। और जब मीसो एक्साइटेड होकर वहाँ नीचे जाती है तो वो उसे बहुत सारी कैरेमल्स कैंडी गिफ्ट करता है। अब इतने महीनों की तैयारी के बाद नेक्स्ट डे आर्ट सेंटर की ओपनिंग थी और मीसो ने अपनी काबिलियत के दम पे सारा काम बखूबी संभाल लिया था और इसीलिए युंगजुन भी उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन उन दोनों की नजदीकियां सियोंगजुन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसका मानना था कि मीसो सिर्फ उसी की है और इसीलिए वो बार बार मीसो के करीब आ रहा था, लेकिन मीसो सिर्फ एक दोस्त की तरह उसका साथ दे रही थी। लेकिन जब उन्हें युंगजुन वहाँ पर देख लेता है तो मीसो को लगता है कि युंगजुन इन सब को गलत समझेगा। खैर आगे जब सियोंगजुन यानी कि राइटर मॉर्फियस का इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यूअर उससे पूछती है क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो सिर्फ आपके लिए बना हो, और सियोंगजुन बोलता है कि मैं अभी अभी उस इंसान से मिला हूँ जिसने मेरी जिंदगी के सबसे डार्क मोमेंट में मेरा साथ दिया था। इस तरह से वो इनडायरेक्टली मीसो का नाम ले लेता है और ये सब सुन के युंगजुन को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सेक्रेटरी किम हर बात को क्लियर कर देना चाहती थी। आगे सेक्रेटरी किम युंगजुन से बोलती है कि आपने अभी भी जो कुछ देखा या फिर जो सुना वो महज एक गलत फहमी है और इस वजह से मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर हो जाएं। तो युंगजुन पूछता है कि इस बात का रीज़न क्या है, तो सेक्रेटरी किम बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे बहुत ही वक्त लग गया अपने इमोशंस को जाहिर करने में, लेकिन आज मैं सब कुछ बता देना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी गलत फहमी रहे। और ये बोल के जब वो वहाँ से जाने लगती है तो युंगजुन उसे अपने गले लगा लेता है। इसके बाद में युंगजुन मीसो को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बचपन का फोबिया उस पर हावी हो जाता है। लेकिन इन सारी बातों को समझते हुए मीसो पहला स्टेप खुद उठाती है और इस बार खुद वो आगे बढ़ के युंगजुन को किस करती है।